अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। हमने एक नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करना है, वो है बेसिकली इम्यूनिटी। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था और वहाँ पर भी ये बात ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है कि लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारा है ये भी अपने डिफेंसिंग मैकेनिज़्म में हमारी हेल्प करता है, यानी हमारी इम्यूनिटी में भी अपना रोल प्ले कर रहा है। क्लियर। और आज हम इम्यूनिटी को काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। इम्यूनिटी सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं इम्यूनिटी है क्या। कैपेसिटी टू रिकग्नाइज इंट्रूजन ऑफ एनी फॉरेन मटेरियल। इंट्रूजन कहते हैं बेटा मुदाखलत को, मुदाखलत। तो हमारी बॉडी की वो सलाहियत जिसमें ये बैरूनी मुदाखलत या कोई बाहर से मटेरियल हमारे जिस्म में दाखिल हुआ है उसको रिकग्नाइज़ करे एंड टू मोबिलाइज, और फिर ये थोड़ा सा एक्टिवेट करे किसको, सेल को और सेल प्रोडक्ट को, ताकि वो जो फॉरेन मटेरियल बैरूनी मटेरियल जिस्म में आया है उसको ग्रेटर स्पीड और इसके अलावा इफ़ेक्टिवनेस के साथ, ग्रेटर स्पीड और इफ़ेक्टिवनेस के साथ उसको बाहर निकाला जा सके। तो ये जो सलाहियत है हमारी बॉडी की, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी बेसिकली है क्या, एक आपके जिस्म की एक ऐसी सलाहियत है जिसमें आपका जिस्म फ़ॉरेन मटेरियल को रिकग्नाइज़ करता है। कोई बाहर से कोई मटेरियल जब आपके जिस्म में आए उसको पहचाने और फिर कुछ सेल और सेल प्रोडक्ट को एक्टिवेट करे ताकि उस फॉरेन मटेरियल को बाहर निकाला जा सके ग्रेटर स्पीड के साथ और बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ या इफ़ेक्टिवनेस के साथ मुकम्मल तौर पर उस फॉरेन मटेरियल को बाहर निकाला जाए। ये जो सलाहियत है इसको बेटा हम क्या कहते हैं, हम इम्यूनिटी कहते हैं। अब हमारे पास जो सेल एक्टिवेट होते हैं बेटा वो है हमारे पास बी एंड टी लिम्फोसाइट। बी एंड टी लिम्फोसाइट वाइट ब्लड सेल की ये टाइप्स हैं, ये एक्टिवेट होते हैं मोस्टली। और इसके अलावा सेल प्रोडक्ट में हमारे एंटीबॉडीज़ ये भी एक्टिवेट होते हैं। तो ये हमारे मेजर आर्मी के मेंबर्स रहेंगे, एक तो एंटीबॉडीज़ और दूसरा बी और टी लिम्फोसाइट। इसके अलावा भी हमारे माइक्रोफेजेस का भी काम होता है, न्यूट्रोफिल्स का भी काम होता है। बहरहाल इनका सबसे ज़्यादा रोल होता है आपकी इम्यूनिटी के अंदर बी और टी लिम्फोसाइट, और इसके अलावा एंटीबॉडीज़ वगैरह आपकी बॉडी बनाएगी। क्लियर। तो स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज़ नोन एज इम्यूनोलॉजी। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद होना चाहिए। इम्यून सिस्टम का मुतालिया क्या कहलाता है बेटा, इम्यूनोलॉजी कहलाता है। डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। इम्यूनिटी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये आप इन्फॉर्मेशन अपने जहन में रख लें कि आपके अंदर अल्लाह ने 3 तरह के जो डिफेंसिव मैकेनिज्म सेट किए हुए हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अब ये 3 तरह के डिफेंसिव मैकेनिज्म को क्रॉस करके अगर जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो फिर क्या होगा कि आपके अंदर डिजीज़ काज होगी। अगर वो 3 तरह के इन डिफेंसिव मैकेनिज्म को क्रॉस ना कर पाया तो उसको किल कर दिया जाता है और आप सेहतमंद रहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर जरासीम इन 3 रुकावटों से गुजर कर फिर करता है जिस्म के ऊपर हमला, फिर आपको डिजीज़ हो सकती है। लेकिन मोस्टली जरासीम को इन 3 रुकावटों का सामना करना पड़ता है। 3 रुकावटें, कोशिश ये होती है कि 100% आपको प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन अगर कोई ऐसा ताकतवर जरासीम आ गया जो इन 3 रुकावटों को क्रॉस कर लेता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को, फिर उसके बाद आपको कोई ना कोई डिजीज़ अकर होती है। इसमें जो पहली जो हमारी 2 डिफेंस लाइन है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ये इनबॉर्न है। इनको हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी डिटेल से हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि बाय बर्थ आपको ये मिली है। ये दोनों सब के अंदर ये डिफेंस मैकेनिज्म ये दोनों मौजूद हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी। और ये याद रखना, ये नॉन सेलेक्टिव होती है। नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये हुआ कि कोई भी जरासीम आएगा, हर एक जरासीम के ख़िलाफ़ हमारी ये जो इनेट इम्यूनिटी है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है चाहे वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, एक्ट करेगा, ठीक है। और ये भी याद रखना है, ये क्या होती है बेटा, ये क्विक होती है, यानी कि ये फास्ट सर्विस होती है, ठीक है। तो पहले 2 जो मैकेनिज़्म है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ये बेसिकली तमाम जानदारों के अंदर, जो ख़ास तौर पे तमाम ह्यूमंस है, तमाम इंसानों के अंदर ये बिल्कुल इन बाय बर्थ होती है, बाय बॉर्न होती है, पैदाइशी तौर पर कुदरत ने उनके अंदर सेट की हुई है और सब के अंदर ये सेम मैकेनिज़्म चल रहा है, ठीक है। और जो ऐसा मैकेनिज़्म या ऐसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ हमारे पास है उसको हम क्या कहेंगे, इनेट इम्यूनिटी कहेंगे। और ये नॉन सेलेक्टिव होती है, कोई भी जरासीम आएगा सब के ख़िलाफ़ ये रिएक्ट करने का काम करती हैं। और इसके अलावा ये क्विक यानी कि फ़ास्ट जो है मैकेनिज़्म होता है। जबकि जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है बेटा, ये अडॉप्टिव इम्यूनिटी है। ये है बेटा अडॉप्टिव इम्यूनिटी, इसको कहते हैं अडॉप्टिव इम्यूनिटी। बेटा ये अडॉप्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये है कि ये हमने ये ज़िंदगी गुजारते हुए बहुत सारे जरासीम से सामना करना पड़ता है, बहुत सारी बीमारियां हमारे ऊपर हमला करती हैं, फिर हम जाकर उनके ख़िलाफ़
अपने अंदर जो है डिफेंस मैकेनिज़्म सेट करते हैं, यानी हम अपने अंदर मुदाफ़त पैदा करते हैं। वो जो मुदाफ़त है ना, एक बार जरासीम से वास्ता पड़ने के बाद जो आपके अंदर सेट हुई है, उसको हम कहते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। और ये हर पर्सन की अपनी एक जो है डिफेंसिव मैकेनिज़्म है। किसी के अंदर जो है वो अलग अंदाज में होगा, किसी दूसरे पर्सन के अंदर किसी और अंदाज में। दो लोग हैं, एक बंदे के जो है एक बंदे को स्मॉल पॉक्स हुआ है, अब वो स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़ उसने क्या कर ली, अपने अंदर मुदाफ़त पैदा कर ली, लेकिन दूसरे पर्सन के अंदर स्मॉल पॉक्स का वायरस गया नहीं है, तो उसके अंदर वो इम्यूनिटी स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़ नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ना, ये अडॉप्टिव है, यानी ज़िंदगी गुजारते हुए जो जर्म्स या जरासीम या वायरसेस वगैरह हमारे जिस्म में आते हैं, उनके ख़िलाफ़ क्या किया जाता है बेटा, ये मैकेनिज़्म सेट किया जाता है। ये बड़ा सिलेक्टिव प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हर किस्म के जरासीम के ख़िलाफ़ जो है ये अडॉप्टिव इम्यूनिटी सेट की जाए, लेकिन ये सिलेक्टिव है। जो जरासीम आएगा सिर्फ उसी के ख़िलाफ़ ही क्या बनाई जाएगी बेटा, एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाई जाएंगी। और ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, यानी कि इतना जल्दी ये हमारी इम्यूनिटी जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये एक्ट नहीं करते। तो ये अभी हमने क्या सीखा है, सिर्फ इतना सीखा है कि हमारे अंदर 3 तरह के मैकेनिज़्म अल्लाह ने सेट किए हुए हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। उसमें से 2 बाय बर्थ हमारे पास आते हैं, पैदाइशी तौर पर, नेचुरली तौर पर हमारे अंदर मौजूद होते हैं। और जो तीसरा मैकेनिज़्म है वो हम ज़िंदगी गुजारते हुए जो वायरसेस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, उन वायरसेस के ख़िलाफ़ हम जो है वो डिफेंसिव मैकेनिज़्म, तीसरा जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये हम सेट करते हैं। उसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं ये सिलेक्टिव मैकेनिज़्म। क्लियर? तो आज पहला जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म में कौन कौन जो ऑर्गन्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें हमारी स्किन है, इसको हम कहते हैं फिज़िकल बैरियर है। ठीक है बेटा। और दूसरा जो चीज़ पार्टिसिपेट करी है वो म्यूकस मेम्ब्रेन है, और तीसरे नंबर पर सीलिएटेड एपिथेलियम है। ये 3 चीज़ें हैं जो हमारे अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म सेट कर रही हैं। उसमें सबसे पहले है स्किन। स्किन जो है सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। स्किन की 2 लेयर्स होती हैं बेटा। अब आउटर जो सरफेस होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, और जो लोअर सरफेस होती है बेटा उसको हम क्या कहते हैं, डर्मिस कहते हैं। आप अक्सर देखते हैं कि अगर रगड़ वगैरह आ जाए ना, तो स्किन का ऊपर वाला हिस्सा एक पतली सी झिल्ली या एक पतली सी लेयर उतरती है, लेकिन उसमें खून नहीं निकल रहा होता, उसमें से ब्लड नहीं निकल रहा होता। वो जो आपकी लेयर है ना, उसको आप एपिडर्मिस कहते हो, क्योंकि एपिडर्मिस विद आउट ब्लड वेसल्स, ये जो एपिडर्मिस है ना बेटा, ये विद आउट ब्लड वेसल्स होती हैं, इनके अंदर खून की नालियाँ नहीं होती। और जो हमारी डर्मिस है, डर्मिस के अंदर ब्लड वेसल्स भी होंगी, इनके अंदर बेटा ब्लड वेसल्स भी हैं, और इसके अलावा नर्व्स भी हैं, और हेयर फॉलिकल्स भी हैं। ठीक है, फैट्स भी हैं। ये सारी चीज़ें ये सेकंड लेयर के अंदर मौजूद हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डर्मिस कहते हैं। और उसी डर्मिस के अंदर और क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं और सिबेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं। ये किसके अंदर होते हैं बेटा, ये स्वेट ग्लैंड और सिबेशियस ग्लैंड्स, ये दूसरी जो लेयर है डर्मिस, इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब हमारी जो स्किन है हमारे अंदर एक फिजिकल बैरियर के तौर पर काम कर रही है, एक रुकावट के तौर पर काम कर रही है। यानी आप ऐसे देखें ना, हमारे जिस्म के ऑर्गन, ये एक इंसान को ना ऐसे बंद बॉक्स की तरह बनाती है। ठीक है, और इसके अंदर ऐसे समझ लें कि हमारे जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं, ये ईसोफेगस आ रहा है, और फिर उसके बाद ये स्टोमक आ रहा है, और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है। ठीक है, इसमें हमारा जिगर वगैरह भी इसमें शामिल है, इसमें हमारा हार्ट वगैरह भी शामिल है। तो ये एक बंद बॉक्स की तरह हमारे पूरे जिस्म को कवर करके रखती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि बाहर से जरासीम हमारे जिस्म के अंदर एंटर नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ये एक बैरियर है, एक रुकावट है, एक बॉक्स की तरह है जो जिस्म के अंदर जर्म्स को नहीं जाने देती। क्लियर? तो इसमें पहला एडवांटेज जो है वो क्या है कि हमारी जो स्किन होती है मोस्टली इसके अंदर केराटिन, इसकी जो बाहर वाली लेयर है ना एपिडर्मिस, इसके ऊपर जैसे कि केराटिन नेल के अंदर भी है, बालों के अंदर भी केराटिन प्रोटीन होती है। ये केराटिन प्रोटीन टफ किस्म की होती है, और ये एक रुकावट के तौर पर काम करती है, जर्म्स को आगे जाने नहीं देती। इसके अलावा जो हमारी एपिडर्मिस है, इसके जो सेल्स होते हैं ड्राई और डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, ड्राई और डेड सेल्स होने की वजह से मॉइस्चर नहीं होगी, नमी नहीं होगी हमारी स्किन के ऊपर। इसके अलावा डेड होने की वजह से, क्योंकि सेल तक आगे न्यूट्रिएंट्स भी नहीं पहुंचाए जाएंगे, तो ये न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर की डेफिशिएंसी होती है। इस डेफिशिएंसी की वजह से कोई भी जरासीम जब जैसे ही हमारी एपिडर्मिस पर जो स्किन के ऊपर अटैच होगा, एक तो उसको रहने के लिए मॉइस्चर चाहिए, नमी चाहिए, वो भी नहीं है। दूसरा ये होता है कि उसको खुराक वगैरह भी चाहिए ना, अगर वो अपनी तादाद बढ़ाना चाहता है तो वो भी उसे नहीं मिल सकेगी। इसलिए अब एक रफ सी सरफेस होगी, जैसे ही ये जर्म्स इनके साथ टच होंगे तो उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं मिलनी, फिर वो इससे अलग हो जाएंगे, यानी कि या तो उनको डाई कर दिया जाएगा वो, या वहाँ से क्या हो जाएंगे बेटा, वॉश आउट हो जाएंगे।
इसके अलावा हमारी जो स्किन होती है, इसकी डर्मिस के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और सिबेशियस ग्लैंड्स हैं। और आपने ये पढ़ा हुआ है कि स्वेट ग्लैंड्स का काम ये होता है कि ये पसीना वगैरह बनाते हैं, और सिबेशियस ग्लैंड्स का काम ये होता है कि ये सीबम वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। ये सीबम बनाएंगे और स्वेट ग्लैंड जो है वो आपके अंदर स्वेट बनाएंगे। सीबम और स्वेट के अंदर क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी हिफाजत करती हैं? तो सीबम और स्वेट के अंदर बेटा एक तो हम ये लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, लैक्टिक एसिड आप ऐसे समझ लो कि आपकी बॉडी के अंदर ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक है, और ये बैक्टीरिया और जो बाकी वायरसेस वगैरह हैं जो आपकी बॉडी में एंटर होने की कोशिश करते हैं, ये उनको क्या करते हैं बेटा, किल कर देते हैं। क्लियर? इसके अलावा ये जो स्वेट है, पसीना है, ये जो सीबम है, इनके अंदर एक एंजाइम होता है खासतौर पर स्वेट या पसीने के अंदर, जिसको हम कहते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम, ठीक है बेटा, जो क्या करता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को फाड़ देता है और उससे बैक्टीरिया डाई हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो स्किन है, जहाँ एक फिजिकल बैरियर के तौर पर काम कर रही है, ये स्किन के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम और जो मुख्तलिफ तरह के लैक्टिक एसिड वगैरह ये क्या कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जो जर्म्स एंटर होने की कोशिश करेंगे उनको क्या कर देंगे बेटा, किल कर देंगे। इसके अलावा ड्राई डेड सेल्स होने की वजह से जो जर्म्स हैं उनको मॉइस्चर नहीं मिल सकेगी, नमी नहीं मिल सकेगी, इसके अलावा उसे न्यूट्रिएंट नहीं मिल सकेंगे, तो इसलिए ईजिली वो वहाँ से जो है वो वॉश आउट हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का पहला हिस्सा हमने देखा है, जो कि स्किन है किस तरीके से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में अपना रोल प्ले कर रहा है। दूसरा जो हिस्सा बेटा वो है म्यूकस मेम्ब्रेन। अब तमाम ऑर्गन्स के अंदर स्किन तो है, लेकिन आप कुछ हमारे हिस्से ऐसे भी तो हैं कि जिनको क्रॉस करके जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं। जैसे कि हमारे नोज़ के रास्ते के ज़रिए या हमारे माउथ के रास्ते के ज़रिए ये जिस्म के अंदर एंटर हो जाएंगे। फिर उन हिस्सों को प्रोटेक्शन के लिए कुदरत ने वहाँ पर क्या रखी हुई है बेटा, म्यूकस मेम्ब्रेन रखी हुई है। जैसे मैं यहाँ पर एक ये स्टोमक की अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, अब स्टोमक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये सारे का सारा जो म्यूकस है ना, ये हमारे स्टोमक को अंदर की तरफ ऐसे कवर करके रखता है। ठीक है, तो इस म्यूकस का फ़ायदा यही होगा कि ये क्या करेंगे, हमारे जर्म्स को क्या कर लेंगे बेटा, ट्रैप कर लेंगे, और इससे जरासीम के आगे इन्फेक्शन फैलाने के चांसेस कम से कम होंगे। और इसके अलावा जो नेज़ल ओपनिंग है, नाक का जो रास्ता है, इसके अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को और जर्म्स वगैरह को अटैच कर लेती है। ठीक है, ताकि वो आगे ना जा सके, इन्फेक्शन आगे पैदा ना कर सके। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ और केमिकल भी बनते हैं, जैसे कि हमारे पास ये गैस्ट्रिक जूस है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के इंटेस्टाइनल पार्ट से इंटेस्टाइनल जूस बनता है, और पैंक्रियाज जो है पैंक्रियाटिक जूस बनाते हैं। अब ये जो जूस है ना, ये तेज़ केमिकल्स हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर जैसे कि HCl मौजूद होता है, ये ज़्यादातर जर्म्स को किल करने का काम करता है। इंटेस्टाइनल जूस में मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स होते हैं, पैंक्रियाटिक जूस में भी एंजाइम वगैरह शामिल होते हैं। ये क्या करेंगे, हमारे जर्म्स को, जहाँ हमारी खुराक को डाइजेस्ट कर रहे हैं, साथ साथ हमारे जो जर्म्स होते हैं उनको किल करने का काम भी कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा जो है टीयर्स आपकी आंखों की हिफाजत कर रहे हैं। ठीक है, इनके अंदर भी कुछ जो जर्म्स को किल करने वाले कुछ केमिकल्स शामिल होते हैं, जो हमारे ख़ास तौर पे आंखों की हिफाजत करते रहते हैं। ये जो पपोटे हैं ना, हमारे आईलिड्स हैं, ये एक पोचे के तौर पर काम करते हैं। और जो टीयर्स हैं, ये आप ऐसे समझ लें कि ये एंटीसेप्टिक है, जो क्या करते हैं, जर्म्स को किल करता है। अब ये पोचा जो है पूरी आंख को ऐसे साफ़ करता रहता है, और जो जर्म्स हैं वो किल भी होते रहते हैं, डस्ट वगैरह साइड पर इकट्ठी भी होती रहती है। तो इस तरह जो टीयर्स हैं वो हमारी आँख की हिफाजत कर रहे हैं। सलाइवा, ठीक है बेटा, सलाइवा के अंदर भी बहुत सारे जो एंजाइम होते हैं, इसके अलावा कुछ केमिकल्स वगैरह ऐसे होते हैं जो जर्म्स को किल करने का काम करते हैं। तो अगर सलाइवा ना होता तो हमारे दांत जो है वो ज़्यादा देर तक टिक भी ना सकते, इतना ज़्यादा बैक्टीरिया मुंह के अंदर एंटर हो रहे होते हैं। तो म्यूकस मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं कि कहाँ पर काम आ रही है। म्यूकस मेम्ब्रेन या जो गैस्ट्रिक जूस वगैरह है, और इसके अलावा इंटेस्टाइनल जूस है, ये जिन रास्तों के ज़रिए जरासीम हमारी बॉडी में, स्किन को छोड़कर जिन रास्तों के ज़रिए ये जर्म्स हमारे जिस्म में एंटर हो सकते हैं, वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन या गैस्ट्रिक जूस या इंटेस्टाइनल जूस, टीयर्स, सलाइवा, ये सारे के सारे क्या करते हैं बेटा, उसको किल करने का काम करते हैं। क्लियर, जर्म्स वगैरह को, कि आगे जाकर इन्फेक्शन ना फैलाएं। ये सेकंड पार्ट था हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का। थर्ड पार्ट है हमारे पास एपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने वाला निज़ाम है, उसके अंदर जो एपिथेलियम है बेटा, वो सीलिएटेड एपिथेलियम है। सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम का मतलब यह है कि इनके ऊपर जो है वो सीलिया मौजूद होते हैं, और वो सीलिया जो है बाल की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, कोई भी डस्ट है, कोई जो जर्म्स वगैरह हैं, पहले तो जर्म्स को यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन भी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, वो क्या करेगी, इन जर्म्स वगैरह को ट्रैप कर लेगी। और इसके अलावा जो डस्ट वगैरह है, मट्टी वगैरह है, ठीक है बेटा, उसको सीलिया वगैरह क्या कर लेंगे बेटा, ट्रैप कर लेंगे। फिर उनको पकड़ने के बाद, ताकि अगले हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स तक पहुंचेंगे तो इन्फेक्शन काज करेंगे। तो ये जो सीलिया, ये क्या करते हैं, ये प्रोपेल करते हैं, बीट करते हैं, हरकत करते हैं। इनकी हरकत से ये बिल्कुल ऐसे अपवर्ड होती है। दैट मीन्स
कि आपके जो जर्म्स हैं या जो आपकी म्यूकस वगैरह है, ये सब सारी चीज़ों को प्रोपेल किया जा सके ऊपर की तरफ। और उसका फ़ायदा ये होगा कि वो आपके जो फेरिंग्स वाला हिस्सा है इनको हरकत करवाते हुए फेरिंग्स और फेरिंग्स से इसोफेगस में डाल दिया जाता है। ठीक है, चाहे वो डस्ट है, चाहे वो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, चाहे वो हमारे पास जो जर्म्स वगैरह हैं, इनको ट्रैप करके इनकी जो सीले की हरकत होती है वो ताकि फेरिंग्स तक पहुंचाया जाए, और फेरिंग्स से आगे किस में फेंक दिया जाता है बेटा, इसोफेगस में। फिर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम से इनको वॉश आउट कर दिया जाता है। क्लियर? तो ये था हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आप देख रहे हैं कि पहली रुकावट कितनी बहुत बड़ी रुकावट है और ये जर्म्स को किल करने का काम किस तरीके से कर रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को डिटेल से डिस्कस करना है। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।